नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे शांति पहल की और उससे जुड़ी कामयाबी की। जी हां, हम बात रूस और यूक्रेन की जंग की ही कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप जेलेंस्की की तनातनी के बाद यूक्रेन में शांति का माहौल बनता दिख रहा है। 3 वर्ष से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त होने का मार्ग प्रशस्त होता नजर आ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर 30 दिनों के लिए हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। पुतिन ने रूसी सेना को हमले रोकने के आदेश दे दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मंगलवार को फोन पर 1 घंटे से अधिक समय तक चली बातचीत के बाद पुतिन ने अमेरिका के उस प्रस्ताव पर सहमति जताई जिसमें रूस और यूक्रेन को 30 दिनों के लिए एक दूसरे के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला बंद करने को कहा गया था। पूर्ण संघर्ष विराम समझौते पर शांति वार्ता के उद्देश्य से वार्ता तुरंत शुरू होगी। वार्ता के दौरान पुतिन ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हालांकि 30 दिवसीय व्यापक युद्ध विराम को स्वीकार करने से मना कर दिया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन इस तरह के युद्ध विराम का इस्तेमाल सैनिकों को स्थायी शांति समझौता से आगे बढ़ने के लिए शायद रोक दे, क्योंकि उस वक्त वह और सैनिकों को जुटाने और खुद को फिर से हथियार बंद करने के लिए वक्त का इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन ने आगे कहा कि शांति तभी होगी जब यूक्रेन को विदेशी सैन्य सहायता और कीव को खुफिया जानकारी देना बंद किया जाएगा। ट्रंप और पुतिन के बीच इस बात पर भी सहमति बनी कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे की 175 युद्धबंदियों को रिहा करेंगे। रूस 23 गंभीर रूप से घायल यूक्रेनी सैनिकों को कीव को सौंपेगा। ट्रंप ने इस मामले में अपनी टिप्पणी में कहा कि पुतिन के साथ बातचीत बहुत अच्छी रही। रूस और यूक्रेन के बीच इस भयानक युद्ध को समाप्त करेंगे। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि शांति की प्रक्रिया ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के युद्ध विराम से शुरू होगी। काला सागर में समुद्री युद्ध विराम के लिए तकनीकी तौर पर बातचीत शुरू की जाएगी। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वैसे तो वह युद्ध विराम के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, लेकिन उनकी सेना तब तक लड़ती रहेगी जब तक कुछ महत्वपूर्ण शर्तें पूरी नहीं हो जाती। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन पर जोर दिया कि यह युद्ध विराम यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने और स्थायी शांति समझौते की दिशा में पहला कदम है। तो रूस यूक्रेन युद्ध क्या थम जाएगा? क्या रुकेगा? कब रुकेगा? और क्या इसकी पहल ऑलरेडी हो चुकी है? यही सबसे बड़ा सवाल है। इस पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ करोड़ी सिंह सर जुड़ गए हैं, आप विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा सर भी जुड़ गए हैं, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। सिंह साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। जिस पल की प्रतीक्षा पूरा देश, संभवतः पूरा विश्व यदि उस स्तर से देखा जाए तो कर रहा है, रूस और यूक्रेन के युद्ध के थमने की, क्या उसका आगाज हम इस शांति वार्ता के जरिए देख या समझ सकते हैं? और यदि ऐसा है और कोई टाइमलाइन अभी है नहीं, तो कब तक उम्मीद जताई जाए कि यह युद्ध थम जाएगा, या फिर यह एक इंटरवल है और इस इंटरवल की कामयाबी के बाद ही इस पर कुछ निर्णायक फैसला हो सकेगा? आपकी क्या राय है सिंह साहब? देखिए कुणाल, कोई भी अच्छा काम होता है वो एक पहले छोटे कदम से शुरू होता है। और ये मानव समाज में हम सब जानते हैं कि जंग से किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता। अल्टीमेटली है वो शांति की, पीस की, अमन की तरफ हम जाते हैं, तभी मानवता सरवाइव कर सकती है। तो जब ये आंशिक युद्ध विराम की बातचीत हुई है, सहमति बनी है, और इस पे जब जेदा में जेलेंस्की से बात हुई वो भी सहमत हो गए थे,
अब वो कुछ अलग बात कह रहे हैं, फिनलैंड की यात्रा पे हैं। तो इस पूरी स्थिति को क्या यहाँ परमानेंट शांति होगी, हम 4 स्तर पे समझ सकते हैं। एक तो रशिया और यूक्रेन के संबंध है, इसको लेके कि किस तरह से संबंध बिगड़े और उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। दूसरा स्तर यह है कि यूरोप के क्षेत्रीय संदर्भ में हम इसको किस तरह से समझें। यूरोप का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल अलग है और अमेरिका का अब ट्रंप के आने के बाद दृष्टिकोण अलग हो गया। तीसरा है अमेरिका और रशिया के बीच जो संबंध है उनमें एक टर्न अराउंड आया है उसके संदर्भ में, और चौथा है वैश्विक संदर्भ में हम समझ सकते हैं। तो अगर यूक्रेन और रशिया के संदर्भ में देखें तो जेलेंस्की जिस तरीके से सत्ता में आए थे, एक फिक्शनल सर्वेंट ऑफ द पीपल की इमेज लेके प्रेसिडेंट बने थे। यूक्रेन की जनता ने जिस तरीके से सपोर्ट किया था वो मारूलस सपोर्ट था। लेकिन आज उसकी इमेज जो वहां बन रही है यूक्रेन में, यूक्रेन के जो अपोजिशन पार्टी नहीं, वहां का आवाम है, जनमानस है, वो भी अगेंस्ट में हो रहा है और इसीलिए उनको अपने सेना के कमांडर को अभी हटाना पड़ा है कुछ दिनों पहले। और इस तरह से मुझे लगता है कि जो सर्वेंट ऑफ द पीपल की इमेज थी वो स्माइटर ऑफ द पीपल की इमेज लेके जा सकता है अल्टीमेटली। तो आज की स्थिति है उसमें 2,500 यूक्रेनियन सैनिकों को एनसर्किल कर रखा है। तो ऐसी स्थिति में जब तक पीस नहीं होगी उन सैनिकों का क्या होगा, रशिया ने एनसर्किल कर रखा है। तो एक तरफ तो जेदा में जेलेंस्की ने कह दिया कि मैं 30 दिन के सीज फायर के लिए तैयार हूं, लेकिन अब फिनलैंड जाते हुए कह दिया जब तक यूरोप को शामिल नहीं करेंगे मैं सीज फायर का कोई मतलब नहीं है, शांति नहीं हो सकती। और यूरोप को शामिल ही नहीं, यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता को जब तक नहीं स्वीकार करेंगे। तो इस तरह की डबल थिंक वाली स्थिति है। ये तो जेलेंस्की की लेके है, यूक्रेन और रशिया को लेके है। दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज है वो डिटरमिन्ड है, वो ये मान के चलते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रशिया उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। तो उसके लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये कह दिया है कि $18 बिलियन के जो रशियन एसेट है उसको हम यूक्रेन को वो पैसा देंगे और यूक्रेन अपने आप को मजबूत करेगा। तो यूरोप को किस तरह से शामिल किया जाए, मुझे लगता है कि ट्रंप की जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। ट्रंप से पहले अमेरिका की स्ट्रेटेजी थी वो रशिया को आइसोलेट करके पीस स्टेब्लिश करने की थी। जैसे हम देखें पीस समिट, ग्लोबल पीस समिट हुआ स्विट्जरलैंड में, उसमें 90 देशों को बुलाया लेकिन रशिया को नहीं बुलाया। तो जो कॉन्फ्लिक्ट की पार्टी है उसको नहीं बुलाओगे तो पीस हो ही नहीं सकती। तो रशिया को आइसोलेट कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने रशिया से डायलॉग शुरू किया और पहले रशिया को रियाद में बुलाया, रशिया के डेलीगेशन से बातचीत की, फिर यूक्रेन के डेलीगेशन से बात की और ये जो 30 दिन का टेम्परेरी सीज फायर की बात उठी है, मुझे लगता है कि ये कहीं सक्सेसफुल हो सकता है क्योंकि रशिया का सकारात्मक दृष्टिकोण है। जेलेंस्की इतने इंडिपेंडेंट नहीं है या इतना यूरोप के दबाव में आके ट्रंप को ये नहीं कर सकते कि मैं इस सीज फायर के लिए तैयार नहीं हूँ, जिसके लिए वो कंसेंट भी दे चुके हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज है वो एक अडामेंट स्टैंड ले रहे हैं कि रशिया के साथ पीस की बातचीत हो। लेकिन रशिया का दृष्टिकोण बहुत क्लियर है कि यूक्रेन है वो नेटो का सदस्य नहीं बनना चाहिए, जिसके लिए ट्रंप तैयार है। वो ये भी चाहते हैं कि जो रशिया ने पार्ट जीत लिया है, क्योंकि ये जो रशिया ने जिस पार्ट को जीता है ये 1954 में निकिता क्रुश्चेव ने जब यूक्रेन का रीऑर्गेनाइजेशन किया था तो रशिया से मिलाया था, उसमें मिला के। तो ये यूक्रेन रिपब्लिक उस समय बना था यूएसएसआर में। तो ये पार्ट वो है जो 1954 में मिलाया गया था, ओरिजिनल यूक्रेन नहीं है। तो रशिया की जो हिस्टोरिकल पोजीशन होगी वो ये कहेंगे कि ये तो रशियन लोग हैं, यूक्रेनियन है ही नहीं। तो उस पे बात कहीं न कहीं आगे अटक सकती है, लेकिन वो आगे की बात है। अभी तो 30 दिन का सीज फायर हो तो एक वातावरण बने, अच्छा माहौल बने, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करे। एक अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि अमेरिका चीन और रशिया को आइसोलेट, दोनों एक दूरी बना दी है। तो अमेरिका
रशिया के लिए वैश्विक नेतृत्व के लिए चुनौती हो सकती है, तो इसके थ्रू वो उसको भी कनेक्ट करना चाहते हैं। जी, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताई, और ये जो रशिया, चीन और अमेरिका का ये जो समन्वय वाला भी एक बात है, ये भी एक फैक्टर है। लेकिन देखिए शर्मा साहब, युद्ध जब भी होता है और जितना लंबा होता है उतनी ज़्यादा युद्ध में थकान भी होती है, सैनिकों की इकोनॉमी की क्षति भी होती है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं जो इसके एडवर्सरीज होते हैं। ऐसे में आप क्या लगता है, जो भी जिन लोगों से को भी इस युद्ध में वेस्टेड इंटरेस्ट था, क्या उनको लगता है कि अब इसका रिजल्टेंट जो एक्सट्रैक्ट किया जाना था, या वो तो संभव नहीं है या वो हो ना सका, और ऐसे में अब इस युद्ध को बहुत ज़्यादा खींच करके, और जिस ओर इशारा कर रहे थे सिंह साहब भी कि भाई रशिया, चाइना और अमेरिका, अगर रशिया और चाइना एक तरफ होने लगेंगे तो कम से कम पावर और उस वाले क्राइसिस की भी और इशारा संभवता होगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। ऐसे में अब आपको लगता है ये पार्शियल सीज फायर है शर्मा साहब, ऐसे में इस पार्शियल सीज फायर में बस ऊर्जा संयंत्रों और बुनियादी ढांचों पर हमला रोकने की बात है, युद्ध तो खैर चलता ही रहेगा। आप इसको एक नई शुरुआत के तौर पर देख रहे हैं, आपका इससे ओपनिंग टेकअवे क्या है शर्मा साहब? कुणाल जी, ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है कि दोनों पार्टीज जो हैं इस समझौते के लिए तैयार हुई हैं, क्योंकि 20 जनवरी से पहले जो अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन था वो उसकी ये सोच थी कि उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जो है वो रशिया है। जो बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में और यूरोपियन कंट्री लामबंद हो गए थे रशिया को वीक करने के लिए, लेकिन 20 जनवरी के बाद जो है यथास्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने चुनावी भाषण के दौरान कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं पहली बात है ये युद्ध ना होने देता, और मैं जैसे ही प्रेसिडेंट बनूंगा मैं इस युद्ध को रोक दूंगा। ये है बैकग्राउंड। तो आज की स्थिति, जब पिछले मंगलवार जब 12 फरवरी को जो इनकी पहली बातचीत हुई थी रशियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट के बीच में, वो इस तरफ एक संकेत देता था कि अमेरिका एक सुलझे हुए राष्ट्र के तौर पर वो इस युद्ध को खत्म करना चाहता है, क्योंकि इस युद्ध की जो है बहुत रेपरकेशन है। ये सिर्फ रशिया और यूक्रेन ही नहीं युद्ध लड़ रहे हैं, इसका इनडायरेक्टली अफेक्ट जो है पूरे विश्व के लोगों के ऊपर पड़ रहा है। और अमेरिका का दूसरा वेस्टेड इंटरेस्ट था कि जो उनका साजो सामान है या जो उसकी इकोनॉमी का हिस्सा जो है रशिया को सपोर्ट, रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन को दिया जा रहा है, वो उस पैसे को अपने अमेरिका को और ऊपर उठाने के लिए वो करना चाहते थे। नंबर 1। अब आ जाता है यूरोप कंट्रीज का, उनके अपने चैलेंजेस हैं, उनके दिलो दिमाग के अंदर ये खतरा है कि अगर अमेरिका रूस को किसी प्रकार की ज्यादा लीवरेज देता है तो आने वाले दिनों के अंदर रशिया जो है यूरोप के अंदर बाकी देशों के ऊपर भी हमला कर सकता है, जिसके लिए वो शुरू से ही कह रहे हैं कि हमें अपनी फोर्सेस जो है तैयार करनी पड़ेगी, यूरोप के सेपरेट एक सैन्य शक्ति तैयार करनी पड़ेगी। क्योंकि 20 जनवरी के बाद जो है यूरोपियन कंट्रीज ये सोच रहे हैं कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी जो आउटसोर्स कर रखी थी अमेरिका के लिए, अब उसके ऊपर वो भरोसा नहीं कर सकते हैं। ना ही उन लोगों को नाटो के ऊपर किसी प्रकार का अब भरोसा रहा है या उसके ऊपर कोई विश्वास रहा है, क्योंकि जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप जो है नाटो कंट्रीज को भी एक प्रकार का संदेश या एक प्रकार की धमकी दे रहे हैं कि आपको अपनी जीडीपी का 5% जो है आपको अपनी सेना के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। लेकिन असल में यूरोप के कई ऐसे कंट्रीज हैं जो कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट अलग से निकल के आ जाता है। बिल्कुल। यूक्रेन का जो है, यूक्रेन के लिए आज की तारीख के अंदर उनके प्रेसिडेंट के लिए ये अगर एक्चुअल में सोचा जाए तो ये बात सही भी है, उन्हें अपने देश की और अपनी इज्जत बचानी है। वो डायरेक्टली जो है सरेंडर नहीं कर सकते कि रशिया जो कहता है हम उसको मान लेंगे। फिनलैंड के अंदर जो है उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है प्रेसिडेंट यूक्रेन की कि हमारी
टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और हमारी सॉवरेनिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन हार्ट ऑफ हार्ट वो भी ये जानते हैं कि वो इस पोजीशन के अंदर नहीं है, जबकि अमेरिका ने उनके सर के ऊपर से हाथ हटा लिया है कि वो रशिया के साथ युद्ध को कंटिन्यू करें। अब आप दूसरी तरफ आ जाते हैं रशिया आज की तारीख के अंदर बड़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर है। उसने तकरीबन 20% का हिस्सा जो है वो उसके कब्जे में है, जिसमें 41% जो है रेयर अर्थ मटेरियल अवेलेबल है। लेकिन हार्ट ऑफ हार्ट रशिया भी चाहता है कि ये युद्ध जो है जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर जो है आज की तारीख में 2800 के करीब जो है सैंक्शन लगे हुए हैं। दूसरा जो है उसका जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का काम है वो है उसका मिलिट्री हार्डवेयर, जो कि वो दूसरे देशों को निर्यात करता था। आज की तारीख के अंदर क्योंकि वो इस युद्ध के अंदर उलझा हुआ है, तो वो उस प्रकार का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वहां से इस प्रकार के आर्म सबमिशन को वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, जो कि वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सके। ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, इसको भरने के लिए जो है तुर्की बीच में कूद पड़ा है। तो मेरा ये मानना है कुणाल जी कि ओवरऑल सिनेरियो के अंदर आप देखते हैं तो रशिया और यूक्रेन दोनों ही चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो। लेकिन कुणाल जी मैं लास्ट में ये बात कहना चाहता हूं कि अगर ये युद्ध समाप्त होता है या शांति बनती है, तो मेरा ये मानना है कि इसको जो है रेस्पेक्टफुली होना चाहिए। ये नहीं कि अमेरिका और रशिया जो है यूक्रेन को एक ह्यूमिलेशन करे, एक उसकी बेइज्जती करके या किसी ह्यूमिलेटिंग पोजीशन के ऊपर जो है उसको फोर्स करे कि इस शांति संधि के ऊपर सिग्नेचर करें। रेस्पेक्टफुल होना चाहिए ताकि यूक्रेन की पब्लिक को भी, रशिया की पब्लिक को भी और बाकी विश्व के देशों को भी ये लगे कि विन विन सिचुएशन के अंदर दोनों देशों के अंदर शांति समझौता हुआ। एक लास्ट बात जो है, मैं एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है कि साहब आप देखिए सेकंड वर्ल्ड वार की या फर्स्ट वर्ल्ड वार की हिस्ट्री में देखिए कि जर्मनी को जो है मित्र देशों ने किस प्रकार से बेइज्जत किया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद नतीजा क्या आया है आपके सामने? सेकंड वर्ल्ड वार, जिसके अंदर के हिटलर पैदा हुआ। तो इसीलिए इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए कि यूक्रेन के अंदर, क्योंकि आज का जो युग चल रहा है वो राष्ट्रवाद का चल रहा है, नेशनलिज्म का चल रहा है। अगर आपने यूक्रेनियन को ह्यूमिलेट किया तो हो सकता है कि अगले 10, 15, 20 सालों के बाद कोई ऐसा लीडर वहां से पैदा हो कि वो अपनी इस नहीं, आप ठीक कह रहे हैं शर्मा साहब, कहने का यही तात्पर्य आप ठीक एंड वॉर विथ अ ग्रेस। अगर एंड करना भी है तो दोनों के लिए ये चीजें होनी चाहिए। और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट्स किए, लेकिन अभी इसके और भी बहुत सारे मायने हैं जिनको टटोलने की जरूरत है। युद्ध अगर रुकना भी है तो रूस के जो शर्त हैं वो ज्यादा भारी हैं। वो कह रहा है कि जो जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हमने भाई कैप्चर किए हैं वो हमारे पास रहेंगे, नेटो का सदस्य नहीं, हिस्सा नहीं बन सकेगा यूक्रेन। तो यही तो यूक्रेन चाहता था कि वह नेटो का सदस्य बने। अब इससे तो लोगों के मन में यह भी असमंजस है कि भाई यूक्रेन युद्ध में कूदा था या उसे धकेला गया था, और ऐसे में इस जंक्शन पर यूक्रेन की स्थिति क्या है? देखिए कुणाल जी, आप बहुत ही पिन पॉइंटेड सवाल पूछते हैं। और दिनेश जी ने कहा कि अगर कोई नेगोशिएशन होता है तो वो यूक्रेन के लिए ह्यूमिलिएटिंग नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि चाहे इंसान हो या देश हो, कभी भी गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ह्यूमिलिएशन होता है, उसका रिएक्शन होता है। लेकिन एक बात, बुनियादी बात ये भी है कि किसी भी देश की जनता है, आवाम है, वो जंग नहीं चाहता, वो बहबूदी से जीना चाहता है। बिल्कुल। जो रहनुमा होते हैं हर जंग में, वो किसी देश को राष्ट्र के नाम पे, धर्म के नाम पे या दूसरे कारण से जंग में धकेल देते हैं। और वो धकेलने के बाद में जंग से निकलने के लिए आपको अलग अलग रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। फिर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाता है जंग शुरू होने के बाद। लेकिन चाहे इंसान हो चाहे देश हो, दीवारों से सर टकरा के सीखते हैं, विजडम से नहीं सीखते हैं। सही बोल। तो अब यूक्रेन और रशिया दोनों प्रैक्टिकली थक गए। यूक्रेन भी थक चुका है और रशिया भी को भी नुकसान। देखिए जंग होता है, नुकसान बड़ा पावर होता है उसको भी होता है। तो रशिया भी थक चुका है। दोनों ये चाहते हैं कि नेगोशिएशन हो।
तो वो डिग्निफाइड जिस नेगोशिएशन की हम बात कर रहे हैं वो किस रूप में हो सकता है? मुझे लगता है कि नेगोशिएशन तो होगा, लेकिन उसमें जेलेंस्की को जाना पड़ सकता है। जेलेंस्की वहां का आवाम है, वो जेलेंस्की के अब समर्थन में नहीं रहा है, लेकिन यूरोप ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से जेलेंस्की को बचाए रखा जाए। जो डिग्निटी की बात दिनेश जी ने कही, वही बात यूरोप चाहता है कि किसी न किसी रूप में जेलेंस्की और जो यूक्रेन है उसकी गरिमा को बनाए रखा जाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो ट्रंप की स्ट्रेटेजी है, पहले रशिया से अकेले में बात करना, फिर यूक्रेन के लीडर से अकेले में बात करना, अब दोनों से बात करेंगे और उसके बाद यूरोप को भी सम्मिलित करेंगे, क्योंकि यूरोप को आइसोलेट करके आप डिग्निफाइड तरीके से एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। इसमें अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट यह है कि देखिए 70 के दशक में अमेरिका की जो नीति थी उससे आज बिल्कुल रिवर्स है। 70 में चीन और रशिया दोनों साथ हो गए थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, कोल्ड वॉर का युग था, तो चाइना को अलग करना था रशिया से, और बहुत सक्सेसफुली हेनरी किसिंजर और निक्सन ने अलग किया, चाइना को साथ लिया। चाइना ने अमेरिका को से मिलकर बहुत प्रोग्रेस की, जो मार्वलस प्रोग्रेस है चाइना के लिए, मिराकलस है। तो अब वो चाहते हैं कि रशिया कमजोर भी हो गया है और चाइना की तुलना में अब बहुत कमजोर है, तो रशिया को साथ लिया जाए, तो चाइना को आइसोलेट कर दिया जाए, अमेरिका की लीडरशिप बची रहे। क्योंकि हर देखिए जो सुपर पावर होता है वो आसानी से अपना लीडरशिप छोड़ना नहीं चाहेगा। तो अमेरिका लीडरशिप चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप या अमेरिका कोई ऐसा एग्रीमेंट करेंगे कि जो यूक्रेन के इंटरेस्ट में न हो, लेकिन रशिया भी किसी रूप में हर्ट फील नहीं करे, क्योंकि रशिया की जो बातें हैं कि जो नेटो है, देखिए नेटो का एक संगठन है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, कोल्ड वॉर के टाइम बना था। और कलेक्टिव डिफेंस के लिए बना था कि यूएसएसआर और जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड है उससे बहुत बड़ी चुनौती है। दुनिया दो विचारधाराओं में बटा हुआ था और उस समय बना था। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज को या दूसरों को कोई डिफेंस को इतना बड़ा खतरा नहीं था, क्योंकि जब यूएसएसआर अलग हो गया तो रशिया तो बहुत छोटा हो गया। बिल्कुल। तो नेटो का उतना रेलेवेंस नहीं है, नहीं रहा। ट्रंप ये समझ रहे हैं। सही बात। हो सकता है वो नेटो से दूर रखने की बात भी ठीक है सिंह साहब, कि यूरोप चाहे तो नेटो को रखे, मैं नहीं रहूंगा। ठीक है, समय का अभाव है, इसलिए एक छोटा सा कमेंट शर्मा साहब आपसे भी, आप इस पूरे युद्ध के स्थिति में अभी के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में यूरोप की भूमिका को कैसे आंकते हैं, और यूरोप अभी जो एक की स्टेक होल्डर माना जाता रहा है, हालांकि डिबेटेबल है वो, उसकी स्थिति अब क्या है? और चूंकि वो कह रहे हैं जेलेंस्की कि भाई यूरोप जब तक समझौते वाले मेज पर साथ में नहीं बैठेगा तब तक आगे कुछ नहीं होगा, तो क्या यूरोप बैठेगा? जल्दी से सर। हेलो जी, हेलो, सुन पा रहे हैं शर्मा साहब आप? जी रिकनेक्ट हो गए, बीच में ड्रॉप हो गया था जी। जल्दी से मैं एक बार, समय का अभाव है सर, एक क्विक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी। यूरोप मौजूदा स्थिति में इस पूरे युद्ध में कहां है? जब जेलेंस्की डिमांड कर रहे हैं कि कोई समझौता होगा भी तो यूरोप को उस टेबल पर बैठना होगा, क्या यूरोप बैठेगा? जल्दी से। कुणाल जी, यूरोप को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये इनिशियल स्टेजेस के ऊपर जो है यूएस चाहता है कि यूरोप को बीच में शामिल न किया जाए, जब तक ये एक फेवरेबल बातचीत का माहौल ना बन जाए, और वो दोनों पार्टी को असेस करना चाहता है कि दोनों पार्टी जो है कितनी आगे तक या कितने पॉजिटिव हैं कि वो आपस के अंदर किसी प्रकार की बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और ये मानना भी है कि अगर बहुत से लोगों को बिगिनिंग के अंदर ही आप शामिल कर लेते हैं तो उनके जो है ना अलग अलग विचार होंगे, इसकी बनस्पत की वो किसी आम राय बनती है। हर एक आदमी जो है अपनी एडवाइस देगा, अपने चैलेंजेस के बारे में कहेगा, लेकिन मेरा ये पूरा मानना है कुणाल जी, आने वाले दिनों में यूरोप को जो है बीच में शामिल किया जाएगा। जी कुणाल जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्चर में रूस और यूक्रेन का युद्ध है। ऑलरेडी 3 साल गुजर चुके हैं इस युद्ध को होते हुए, और अब एक छोटी सी पहल की जरूर गई है, लेकिन क्या इसके दूरगामी प्रभाव होंगे और क्या यह फुल स्टॉप लगा सकता है इस पूरे वार पर? देखना दिलचस्प होगा। मुद्दा में अभी बस इतना ही। नमस्कार।